हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आस्क क्लास में। आज की इस वीडियो में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए रसायन शास्त्र का एक महत्वपूर्ण पाठ अम्ल भस्म तथा लवण के 24 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। और ये जो 24 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफी महत्वपूर्ण है, तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद नहीं है तो उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब भी लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे भी दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न है कि अम्ल स्वाद में कैसा होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अम्ल स्वाद में कैसा होता है। ए ऑप्शन है खट्टा, बी ऑप्शन है कड़वा, सी ऑप्शन है तीखा, डी ऑप्शन है मीठा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अम्ल स्वाद में कैसा होता है। तो अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, दो नंबर प्रश्न है कि क्षार स्वाद में कैसा होता है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्षार स्वाद में कैसा होता है। ए ऑप्शन है तीखा, बी ऑप्शन है खट्टा, सी ऑप्शन है मीठा, डी ऑप्शन है कड़वा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि क्षार स्वाद में कैसा होता है। तो क्षार स्वाद में कड़वा होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, तीन नंबर प्रश्न है कि पीएच स्केल किससे प्राप्त होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पीएच स्केल किससे प्राप्त होता है। ए ऑप्शन है जूट से, बी ऑप्शन है शीशम से, सी ऑप्शन है लाइकेन से, डी ऑप्शन है बरगद से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पीएच स्केल किससे प्राप्त होता है। तो पीएच स्केल लाइकेन से प्राप्त होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, चार नंबर प्रश्न है कि पीएच स्केल पर कितनी संख्याएं अंकित होती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पीएच स्केल पर कितनी संख्याएं अंकित होती है। तो ये रहता है हमारा ऐसा पीएच स्केल, और पीएच स्केल पर 0 से लेकर 14 तक की संख्याएं अंकित होती हैं। और बीच में क्या होता है, 7 होता है जो उदासीन होता है। और जिस विलयन का पीएच मान 0 से लेकर 7 के बीच में आता है वो अम्लीय होता है। और 7 से लेकर 14 के बीच में जिस भी विलयन का पीएच मान आता है वो क्षारीय होता है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। तो 4 नंबर प्रश्न है कि पीएच स्केल पर कितनी संख्याएं अंकित होती हैं। तो 0 से लेकर 14 तक की संख्याएं अंकित होती हैं। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 5 नंबर प्रश्न है कि पीएच स्केल पर अगर किसी विलयन का पीएच मान 0 से 7 के बीच हो तो वह होगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है अम्लीय, बी ऑप्शन है क्षारीय, सी ऑप्शन है लवण, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पीएच स्केल पर अगर किसी विलयन का पीएच मान 0 से 7 के बीच हो तो वह होगा, कैसा होगा वो विलयन, तो वो विलयन अम्लीय होगा। अभी हम आपको बता चुके हैं। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 6 नंबर प्रश्न है कि पीएच स्केल पर अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 से 14 के बीच होगा तो वह होगा। ए ऑप्शन है अम्लीय, बी ऑप्शन है क्षारीय, सी ऑप्शन है लवण, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो 6 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि पीएच स्केल पर अगर किसी विलयन का मान यहाँ पे देखिए 7 से लेकर 14 के बीच में हो तो वो कैसा होगा, तो वो क्षारीय होगा। इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जिस विलयन का पीएच मान यहाँ पे 7 होता है वो उदासीन होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 7 नंबर प्रश्न है कि कौन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कौन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ए ऑप्शन है क्षार, बी ऑप्शन है अम्ल, सी ऑप्शन है मिठाई, डी ऑप्शन है ये सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो जो यहाँ पे जो क्षार होता है ये क्या करता है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो अम्ल होता है वो क्या करता है, तो अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है, क्योंकि दोनों ही प्रश्न काफी बार बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं। तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न,
8 नंबर प्रश्न है कि कौन नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो अभी हम आपको बता चुके हैं कि कौन नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो जो अम्ल होता है ये क्या करता है, नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि अम्ल का जलीय विलयन किसका सुचालक होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अम्ल का जलीय विलयन किसका सुचालक होता है। ए ऑप्शन है विद्युत का, बी ऑप्शन है चुंबक का, सी ऑप्शन है विद्युत और चुंबक दोनों का, डी ऑप्शन है इनमें से सभी का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अम्ल का जलीय विलयन यहाँ पे किसका सुचालक होता है। तो अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का सिर्फ सुचालक होता है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि ताजे दूध का पीएच मान कितना होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ताजे दूध का पीएच मान कितना होता है। ए ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है 5, सी ऑप्शन है 6, डी ऑप्शन है 7। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ताजे दूध का पीएच मान कितना होता है। तो ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछता है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, इसे आपको याद रखना है। और एक प्रश्न ये भी पूछता है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है, यानी खून का पीएच मान कितना होता है। तो 7.4 होता है, तो इसे भी आपको याद रखना है। जो ये 3 पीएच मान है ये बराबर बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। तो इन 3 प्रश्नों में से कोई एक प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में रहेगा। पहला रह सकता है कि ताजे दूध का पीएच मान कितना होता है, तो 6 होता है, ये आपको याद रखना है। यहां पे दे देगा कि जल का पीएच मान क्या होगा, या किसी उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होगा, या शुद्ध जल का पीएच मान क्या होगा, तो 7 होगा, इसे आपको याद रखना है। और ये लास्ट प्रश्न ऐसे दे सकता है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, तो इसे आपको साथ में याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। ए ऑप्शन है 7, बी ऑप्शन है 6, सी ऑप्शन है 5, डी ऑप्शन है 4। तो यहाँ पे आपको बताना है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, इसे आपको याद रखना है। या यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। या इसी प्रश्न को ऐसे पूछ देगा कि उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होगा। तो उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। यह भी एक ऐसा प्रश्न आपको रहेगा कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ए ऑप्शन है टार्टरिक अम्ल, बी ऑप्शन है मेथेनोइक अम्ल, सी ऑप्शन है सिट्रिक अम्ल, डी ऑप्शन है लैक्टिक अम्ल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो अंगूर में भी टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, तो दोनों को आपको याद रखना है। और मेथेनोइक अम्ल किसमें पाया जाता है, जो चींटी होती है या मधुमक्खी होती है उसके डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। नींबू संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। और लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है, तो दही में पाया जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं। ए ऑप्शन है सोना, बी ऑप्शन है चांदी, सी ऑप्शन है लवण, डी ऑप्शन है दूध। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं। तो लवण बनाते हैं, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है। ए ऑप्शन है अम्लीय, बी ऑप्शन है क्षारीय, सी ऑप्शन है लवण, डी ऑप्शन है अनिश्चित। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है। तो कार्बन डाइऑक्साइड अम्लीय होता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में कितना पाया जाता है, तो 0.03% पाया जाता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है, क्योंकि ये भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में काफी बार पूछा गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15
15 नंबर प्रश्न है कि धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं। ए ऑप्शन है अम्लीय, बी ऑप्शन है क्षारीय, सी ऑप्शन है लवणीय, डी ऑप्शन है जलीय। तो यहाँ पे आपको बताना है कि धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं। तो धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो अधातु होता है उसका ऑक्साइड कैसा होता है, अम्लीय होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं। तो अभी हम आपको बता चुके हैं कि अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि हमारे शरीर का पीएच मान कितना होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हमारे शरीर का पीएच मान कितना होता है। ए ऑप्शन है 7 से 7.8 के बीच, बी ऑप्शन है 8 से 8.4 के बीच, सी ऑप्शन है 9 से 9.9 के बीच, डी ऑप्शन है 7.4 तक। तो यहाँ पर आपको बताना है कि हमारे शरीर का पीएच मान कितना होता है। तो 7 से 7.8 के बीच में होता है लगभग, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किस कारण से जमता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किस कारण से जमता है। ए ऑप्शन है उपचयन के कारण से, बी ऑप्शन है अपचयन के कारण से, सी ऑप्शन है निर्जलीकरण के कारण से, डी ऑप्शन है जलासन के कारण से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किस कारण से जमता है। तो जलासन के कारण से जमता है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और उपचयन किसे कहते हैं, तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुटता है उसे उपचयन कहते हैं। और अपचयन किसे कहते हैं, तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन निकलता है, बाहर निकलता है, उसे अपचयन कहते हैं। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन अम्ल है। इसमें से आपको बताना है कि कौन अम्ल है। ए ऑप्शन है CaO, बी ऑप्शन है KOH, सी ऑप्शन है NaCl, डी ऑप्शन है HCl। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन अम्ल है। तो यहाँ पे देखिए HCl क्या है, अम्ल है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और HCl का फुल फॉर्म क्या होता है, यानी HCl का पूरा नाम क्या होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, इसे आपको याद रखना है। और जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ये हमारे पेट में बनता है। और यहाँ पे देखिए जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है ये अम्लीय होता है, ये आपको साथ में याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है। ए ऑप्शन है 5.6 से कम, बी ऑप्शन है 12 से कम, सी ऑप्शन है 14 से कम, डी ऑप्शन है 11.5 से कम। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है। तो अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.6 से कम होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ऐसे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे दबा दीजिए। जैसे ही आप सब्सक्राइब बटन दबाएंगे तो यहाँ पे एक बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को भी दबा लीजिए। और सबसे ऊपर आएगा ऑल पे, तो ऑल पे आप लोग दबा लीजिएगा। जब आप ऑल पे दबा लीजिएगा तो जब भी क्लास होगा तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा और आप उस नोटिफिकेशन के द्वारा आप हमारा क्लास कर सकते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि CO2 जल में घुलकर क्या देता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि CO2 जल में घुलकर क्या देता है। ए ऑप्शन है कार्बोनिक अम्ल, बी ऑप्शन है कार्बोक्सिलिक अम्ल, सी ऑप्शन है यूरिया, डी ऑप्शन है ऑक्सीजन। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 21 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि CO2 को जल में घुलकर क्या देता है। CO2 जल में घुलकर क्या देता है, तो कार्बोनिक अम्ल देता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है। ए ऑप्शन है सोडा, बी ऑप्शन है विरंजक चूर्ण, सी ऑप्शन है नमक, डी ऑप्शन है बेकिंग सोडा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है, तो विरंजक चूर्ण है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है। ए ऑप्शन है श्वेत,
बी ऑप्शन है पीला, सी ऑप्शन है हरा, डी ऑप्शन है नीला। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है। तो सिल्वर क्लोराइड का रंग हरा होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अंतिम प्रश्न 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न की जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 24 नंबर कि जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है क्षार, बी ऑप्शन है क्षारक, सी ऑप्शन है संक्षारण, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं। तो क्षार कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 24 ऑब्जेक्टिव प्रश्न था। तो एक भी प्रश्न अगर आप स्किप किए होंगे तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देख लीजिएगा फिर से शुरू करके। और इस 24 प्रश्न में से जो भी प्रश्न आपको याद नहीं है तो प्लीज आप लोग उसे लिख के याद जरूर कर लीजिएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे होमवर्क प्रश्न। होमवर्क प्रश्न आप देखिए कि पुरुष में लिंग गुणसूत्र होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि पुरुष में लिंग गुणसूत्र कौन होता है। ए ऑप्शन है XX, बी ऑप्शन है XY, सी ऑप्शन है यहाँ पे देखिए YY, सी ऑप्शन है XY, डी ऑप्शन है YX। तो जो भी ऑप्शन इसमें से सही लगे वो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।